बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एक छोटा सा नया जुड़ा हुआ पुराना टॉपिक जो कि 2010 में कट गया था और दोबारा इस साल नीट के लिए डाल दिया गया सिलेबस में। उसका नाम है फ्रॉग। क्या नाम है? फ्रॉग। सबसे पहले इसकी हम लोग कहानी सुनेंगे फ्रॉग की, फिर आगे बात बढ़ाएंगे लिखने की। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप क्लासीफाई करो तो आपको देखना होगा कि फ्रॉग का किंगडम क्या है। किंगडम एनिमैलिया है। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। क्लास क्या है? एम्फीबिया है। क्या है? एम्फीबिया है। और एम्फीबिया जैसे ही नाम देते हो तो पता चल जाता है कि इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर और सॉइल अर्थात टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के हैबिटेट होते हैं। चलो आप क्लास तक आ गए तो आप जीनस और स्पीसीज़ की भी बात करो। जीनस जो इंडिया में पाया जाने वाला है वो है राना और स्पीसीज़ क्या है? टिग्रीना। कुल मिला के इसका साइंटिफिक नेम हो गया राना टिग्रीना। क्या हो गया? राना टिग्रीना। इंडियन फ्रॉग जो है उसे हम लोग कॉमनली इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन बुल फ्रॉग। जो राना टिग्रीना इंडियन बुल फ्रॉग कहा जाता है। अगर आप अपने सराउंडिंग में से देखना चाहते हैं तो सही टाइम है इसको देखने का रेनी सीजन, बारिश का समय। उस समय ये आपको दिखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जब रेनी सीजन में दिखते हैं तो समर और विंटर में कहाँ चले जाते हैं? समर और विंटर में ये रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। समर में जब ये रेस्ट पे जाते हैं तो उसे कहा जाता है समर स्लीप, एस्टिवेशन। और जब विंटर में रेस्ट में जाते हैं उसे कहते हैं विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। इतनी बात क्लियर होगी। अब जब हम लोगों ने कहा कि ये दोनों तरह के हैबिटेट में पाया जाता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये बात होगी, इसीलिए एम्फीबिया कहते हैं। तो बेटा एक बात आपको बता दें। गुड मॉर्निंग। आपको बता दें कि अगर फ्रॉग को आप ध्यान से देखो नॉर्मल कंडीशन में, तालाब है, अगल बगल घास फूस है, तो देखना इनका जो ये डॉर्सल साइड होता है, ऊपरी हिस्सा जो फ्रॉग को आप ऊपर से दिख रहा होता है, वो ग्रीनिश कलर का होता है विद पैचेज। और जो वेंट्रल साइड होता है ये होता है येलोइश कलर, लाइट कलर का होता है। ठीक है। एक बात आपको बता दें, कभी भी आपको लाइफ में फ्रॉग पकड़ने का मौका मिला? नहीं मिला। तुम्हें मिला? कब मिला था बेटा? घर में घुस जाता है तो उसको निकालते हैं। हाँ तो ठीक है। नहीं, कई लोग हैं तालाब के किनारे रहते हैं तो निकल के आ जाते हैं। निकल, हाँ तो बारिश में, वही मैंने कहा बारिश में आ जाते हैं। जैसे हम लोगों का घर तालाब से दूर है तो नहीं पहुंच पाते, तो बारिश में आ जाते हैं। छोटे छोटे वो बेटा टोड हैं जो छोटे छोटे आपको डार्क स्किन वाले दिखते हैं, रफ स्किन वाले, उनके साथ कंफ्यूज मत होना, वो टोड हैं। हम फ्रॉग नहीं, टोड अलग जीनस स्पीसीज है बेटा। ठीक है, फ्रॉग अलग है। ठीक है, आप याद करो एनिमल किंगडम में मैंने जब एम्फीबिया का एग्जाम्पल लिखाया था तो टोड लिखाया था, फ्रॉग लिखाया था, सैलामेंडर लिखाया था, इक्थियोफिस लिखाया था, हाइला लिखाया था। टोड और फ्रॉग अलग होते, कंफ्यूज मत करना। ठीक है। तो अगर आप कभी भी फ्रॉग को ऐसे पकड़ो तो फिसल के भागता है। आप ऐसे पकड़ोगे भाग जाएगा। आप इसको इस पिछली टांग और अगली टांग के बीच में क्यों पकड़ के दबाओ, वो देखो अपने शरीर को लंबा करता है। आपके हाथ पे एक फिसलने वाला सब्सटेंस लग जाएगा, म्यूकस सा लग जाएगा, और गुड मॉर्निंग, वो म्यूकस इसको फिसलाने में हेल्प करेगा और भागने की कोशिश करेगा। अब सवाल है कि म्यूकस आता कहाँ से है? बेटा ये म्यूकस सिक्रीट करने वाली उसके स्किन में म्यूकस ग्लैंड सेल्स होती हैं। क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड सेल्स। ये भी जनरल कैरेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। आपको एक बात बताई गई थी कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में हमने लिखाया था कि पूंछ के अलावा और कहीं ग्लैंड नहीं होती।
बाकी हर्ज़न ग्लैंड बताई गई थी, याद है? ध्यान देना। इसके अलावा एक बड़ी खास बात है कि फ्रॉग जो होता है ना, अपने आप को अपने हैबिटेट में छुपा सकता है, बैकग्राउंड में छुपा सकता है। और आपको इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में और छोटी क्लासेस में भी बताया गया है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में लिखा गया है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने बैकग्राउंड में छुपा सकता है तो उसे कहते हैं कैमोफ्लेग। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेग कहते हैं। नहीं कहते? कहते हैं। ठीक है, कैमोफ्लेग कहते हैं। अब अगला सवाल है, चलो हैबिटेट की बात होगी तो एक बात बता दें, फ्रॉग जो होता है ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। क्या शो करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हुआ सेक्सुअली डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअली दो मॉर्फोलॉजी शो करता है, अर्थात यहाँ पर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों अलग होते हैं। अब सवाल है मेल फीमेल को हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, मेल फीमेल को पहचानेंगे कैसे? वो तो हमें ऐसे दिखते हैं। दूर से अगर पहचानना है तो आप ध्यान देना, जो फ्रॉग होता है इसके ये तो चिड़िया बन गई, इसके पीठ पर यहाँ डॉर्सल साइड यहाँ पर एक येलो कलर की लाइन जाती है, ऐसे मेल की येलो कलर की लाइन जाती है, यहाँ येलो कलर की लाइन नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब फ्रॉग के पास आप जाओ उसका ये वाला पोर्शन देखो तो यहाँ पर एक लटकती हुई स्किन सी दिखेगी। ये साउंड प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर होता है जो ब्रीडिंग सीजन में मेल में पाया जाता है। टर टर की आवाज़ लगा करके फीमेल को बुलाता है। तीसरी चीज़, उसके अगले पैर देखो, क्योंकि टेट्रापोडा का मेंबर है, 4 पैर होंगे, तो अगले दोनों लिम्स को देखो तो पहली डिजिट, पहली फिंगर के पास यहाँ पर पैड होगा। ठीक है, पैड होगा जो फीमेल को पकड़ने में हेल्प करता है। ये सेक्सुअल पैड होता है, पाया जाता है, ये मेल में होगा, ये फीमेल में नहीं होगा। ये 3 चीज़ें ऐसी जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अलग कर रही हैं मेल और फीमेल को। ठीक है, चलो। हाँ, करती होगी, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जो बाहर से दिख रहा है, वो जो टर टर की आवाज़ आती है ब्रीडिंग सीजन में, वो बेसिकली मेल करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, मेल करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अगली चीज़, ये तो इसके मॉर्फोलॉजी की बात होगी। अब हम बात करेंगे इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। तो बात कर लेते हैं, फिर लिखेंगे इकट्ठे। अगर हम इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें, सबसे पहली बात हम करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या डाइजेशन की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग का पहली बात नेचर ऑफ फूड क्या होता है, अर्थात फीडिंग का नेचर क्या होता है। हर्बीवोर्स होता है, ओमनीवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है, किस टाइप का होता है? आप ध्यान से देखो, +1 में आपको पढ़ाया गया था फ्रॉग इज इंसेक्टिवोरस, अर्थात वो कार्निवोरस होता है। कैसा होता है? कार्निवोरस होता है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए, ये भी बताया जा चुका है कि जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें तुलनात्मक रूप से, रिलेटिव तरीके से देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव कैनाल लंबे होते हैं और कार्निवोर्स के छोटे होते हैं। मतलब इसका डाइजेस्टिव कैनाल छोटा होता है। अगर इसको देखोगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो 2 चीज़ें मिलेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा डाइजेस्टिव कैनाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा मिलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या मिलेंगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि एंजाइम वगैरह सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलेंगी। ठीक है,
अगर बेटा डाइजेस्टिव कैनाल की बात करें इसके, तो पहले बकल कैविटी मिलेगी, माउथ कैविटी। पहले आप देख लो माउथ कैविटी है, इसके बाद आप फेरिंग्स की बात करोगे, छोटा होता है, बिल्कुल शॉर्ट होता है क्योंकि इसके पास गर्दन नहीं होती है। उसके बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसके बाद होता है स्टमक, इसके बाद होता है इंटेस्टाइन। सीधे इंटेस्टाइन लिखो, ह्यूमन की तरह बांटना नहीं इसमें, क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कोई कंसेप्ट है नहीं। हमने इनको ऐसे अलग कर रखा है, ड्यूडेनम एंड रेक्टम, क्योंकि बाकी पोर्शन इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन होता है। तो बेटा एक बात ध्यान देना, अब होगा क्या, फ्रॉग के माउथ को अगर खोल के देखो, तो मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर फ्रॉग अपना मुंह खोलता है तो यहाँ पर एक जीभ निकलती जो आगे से बाइफर्केटेड होती है, याद है ना। ये क्या करता है, अपनी जीभ को यूँ ऐसे करके खड़ा कर देता है, यहाँ मक्खी आगे बैठती है, उसको चिपका करके अंदर कर लेता है, बताया था ना। तो ये इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी टंग है, बाइफर्केटेड टंग है, फटी हुई टंग है, ये इंसेक्ट को या फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब उसके बाद इसके दांत की कहानी करें। इसके दांत में मैंने आपको बताया था कि इसके दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट एंड एक्रोडोंट कंडीशन वाले होते हैं। कैसे होते हैं, होमोडोंट एंड एक्रोडोंट। बेटा होमोडोंट का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ टीथ, और एक्रोडोंट का मतलब क्या होता है, नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर दांत ऐसे जबड़े पे ऐसे चिपका रहे तो इसे कहते हैं एक्रोडोंट। अगर जबड़े में यहाँ छेद बन जाए, दांत ऐसे घुसा रहे, तब कहेंगे थीकोडोंट। हम लोग थीकोडोंट वाले हैं, फ्रॉग हमारा एक्रोडोंट वाला है, ठीक है, याद है कि नहीं। तो फ्रॉग में कैसा हो गया, होमोडोंट एंड एक्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है, ठीक। अब इसका भोजन फेरिंग से, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। ईसोफेगस बिल्कुल छोटी होगी, गर्दन है ही नहीं है, ठीक है। स्टमक में निकलेगा बेटा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस वही जो ह्यूमन में आपने पढ़ रखा है कि एसिडिक कंडीशन होगी, यहाँ पर HCl होगा और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे। यहाँ बेसिकली पाया जाएगा पेप्सिनोजन। रेनिन का कोई सवाल है नहीं, कौन सा मिल्क का चक्कर है यहाँ पे, आपको पता ही है, क्योंकि रेनिन बेसिकली वहाँ पाया जाता है जहाँ पे यंग वंस को मिल्क प्रोटीन या मिल्क दिया जाता है। एम्फीबिया तो मिल्क तो प्रोवाइड कराते नहीं अपने बच्चे को, कराते हैं क्या, नहीं कराते, तो मिल्क प्रोटीन कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो रेनिन लगा के आ जाओ आंसर। ये क्या करता है, यहाँ पर एसिडिक पीएच पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद भोजन यहाँ से खिसक करके यहाँ जो बनेगा स्टमक में, डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, काइम। क्या बनेगा, काइम। और एक काइम पास होकर इंटेस्टाइन में जाएगा। बेसिकली कहाँ जाएगा, डिओडेनम में। कहाँ जाएगा, डिओडेनम में। कहानी वही है कि यहाँ पर पैंक्रियाज लगा होता है, इधर से गॉल ब्लैडर लगा होता है। जैसे भोजन यहाँ आएगा, गॉल ब्लैडर से निकलेगा क्या, बाइल जूस। क्या निकलेगा, बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है, एक एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, एल्कलाइन जूस होता है। ये क्या करेगा, जो एसिडिक काइम है उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा, फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करेगा। और जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, वो पैंक्रियाटिक जूस भोजन में प्रेजेंट सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में आपको पता है प्रोटियोलाइटिक, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्लस फैट को डाइजेस्ट करने वाले, तीनों तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। नाम आपको याद है, ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पता है ना। अब उसके बाद यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस भी काम करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ड्यूडेनम से चला जाएगा कहाँ पे, रेक्टम में। कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में। और ये जो रेक्टम होता है ना बेटा, एक कॉमन से चैम्बर में खुलता है, एक डायलेटेड चैम्बर में खुलेगा, ये रेक्टम है, ठीक है। ये क्लोएका है, क्लोएका। और इस क्लोएका में यहाँ रेक्टम खुल रहा है, यहाँ से आकर के क्या खुलेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम खुलेगा, और यहाँ से आके रिप्रोडक्टिव खुलेगा। मतलब क्लोएका एक ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों खुलता है। और इसीलिए फ्रॉग को देखो, इसके बॉडी में पिछले भाग में सिर्फ एक ओपनिंग होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहीं से इनका एक्सक्रीशन होता है, यहीं से इसका इजेशन होता है, यहीं से इनका स्पर्म और ओवम निकलता है। फीमेल में ओवम निकलेगा, मेल में स्पर्म निकलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोइकल एपर्चर। जल्दी से बोलने वाले तो एनस भी बोल देते हैं ना, बट होता है क्लोइकल एपर्चर। समझ गए बात को। चलो अब हम यहां तक आ गए, डाइजेशन तक, ठीक है। अब हमारे पास है रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चों आपको पता होगा कि फ्रॉग हमारा एरोबिक एनिमल है। कैसा है, एरोबिक एनिमल है। ये रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। क्या यूटिलाइज करता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है। मेन मुद्दा यहीं आके रुक जाता है कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर क्या है, किस किस टाइप के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गन। आपने अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन बोल दिया एरोबिक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्या है, कौन कौन से ऑर्गन, मैं आपको बताता हूं बेटा। जब ये एम्फीबियन है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट दोनों में पाया जाएगा, ये बात तो पता है। अगर एग्जामिनर अंकल ऐसा सवाल पूछ लें कि टेरेस्ट्रियल मीडियम में किस ऑर्गन से या किस टाइप का रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग, या पानी में किस टाइप का करता है फ्रॉग, मेनली पूछ लेना, तो आप क्या जवाब दोगे। देखो, जब ये जमीन पे होते हैं, लैंड पे टेरेस्ट्रियल होते हैं, तब बेसिकली ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। कैसा करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थात पल्मोनरी का मतलब होता है रेस्पिरेशन बाय लंग्स मेनली। इसके अलावा ये शो करते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बकल कैविटी और फेरिंग्स की सहायता से करते रहते हैं ना। फ्रॉग को देखो, होता है पेट्रोहेल मसल, स्टेर्नोहेल मसल, पेट्रोहेल मसल, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, सब बताया था बेटा, याद है, कहाँ बताया था याद नहीं आ रहा, ह्यूमन फिजियो में बताया था। और जब वो पानी में जाता है गिल बेटा इसके पास नहीं होता, सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है। पानी में यह मॉइस्ट स्किन द्वारा रेस्पिरेशन करता है, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। मैंने बोला है मॉइस्ट स्किन, कभी ड्राई स्किन मत लगा देना, क्योंकि सवाल है अगर फ्रॉग की स्किन ड्राई हो जाए तो वो मर जाता है, क्यों, या उस घटना को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्फैक्सिया। क्या बोलते हैं, एस्फैक्सिया, नो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। और यही सवाल एनेलिडा में बनता है, क्यूटिकल, मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है अर्थवॉर्म में, दैट इज क्यूटेनियस। अगर वहाँ पर बॉडी सरफेस उसका क्यूटिकल ड्राई हो जाए तो वो भी मर जाएगा ड्यू टू एस्फैक्सिया। चलो आपने पानी का, जमीन का कर लिया, लेकिन एग्जामिनर चाहें तो आपसे एक सवाल और पूछ सकते हैं, एट द टाइम ऑफ स्लीप, विंटर स्लीप और समर स्लीप, एडल्ट फ्रॉग इज रेस्पायर्ड बाय,
मॉइस्ट स्किन, क्योंकि मिट्टी में धंसा है, हवा तो ले नहीं सकता, ऐसे भी नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, स्किन से एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को। और उस टाइम उसको खाना नहीं चाहिए होता? नहीं, अगर आपने पूछा कि हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में इसको खाना क्या नहीं चाहिए होता, तो मैं आपको बता दूं, इसकी बॉडी में होती है फैट स्टोर करने वाली बॉडी, फैट बॉडी टाइप की, जो कि भोजन को, एक्स्ट्रा भोजन को स्टोर कर लेती है और वो स्लीप के समय चला देती है, रेस्टिंग के समय चला देती है इनके लाइफ को। ठीक है, ये तो हो गई इनके ब्रीथिंग की बात। लेकिन अगर इनके लंग्स की बात करें तो इनमें लंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? सैक लाइक, थैले की तरह होलो स्ट्रक्चर होते हैं। जबकि हमारा लंग कैसा था? सॉलिड एंड स्पॉन्जी। कैसा था? सॉलिड एंड स्पॉन्जी। और फ्रॉग का लंग कैसा है? सैक लाइक। ठीक है, चलो अब बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जब मैंने हार्ट पढ़ाया था आपको तो बताया था कि एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, याद है? क्या बताया था? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में मैंने आपको बताया था थ्री चैम्बर्ड हार्ट में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर एक चैम्बर, 2 ऊपर, याद है? इन्हें हमने कहा था लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, इसे क्या कहा था? वेंट्रिकल। यही था। 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया था बेटा कि लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि वेंट्रिकल में आता है। यहां पर राइट एट्रिया में डीऑक्सी ब्लड होता है, ये भी वेंट्रिकल में आता है। अब दोनों मिक्स हो जाते हैं, कुछ चला जाता है लंग्स की ओर, और ये चला जाता है बॉडी की ओर। ठीक है, समझ गए? इधर लिख लेते हैं लंग्स, क्योंकि बनाने में फिर आसानी रहेगी। ठीक है, अब बॉडी का ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो भी निकल जाएगा। वो फिर क्या करेगा? यहाँ जाएगा और इसका इसमें लंग आएगा, जो डीऑक्सीनेटेड है वो भी ऑक्सीनेटेड हो जाएगा और फिर क्या करेगा? यहाँ जाएगा। यही होगा ना? तो मतलब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? लंग्स में। और ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड मिक्स कहाँ होते हैं? यहाँ पे। कहाँ पे? वेंट्रिकल में। फिर एक बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर कोई पूछ ले कि हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक न्यूरोजेनिक, आप कहते हो मायोजेनिक। कोई फ्रॉग का पूछ ले तो भी मायोजेनिक। क्या लगाना? मायोजेनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हार्ट बीट को रेगुलेट करने या शुरू करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हीज वगैरह यहीं से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? न्यूरोजेनिक मत कर देना। ठीक है, अगली चीज, इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखो। क्लोज्ड है, ब्लड वेसल में बह रहा है। डबल, इसको, इस मॉलिक्यूल को यहां से वापस आने के लिए 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है, इसलिए क्या कहेंगे? डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दोनों अलग नहीं है, यहाँ आके मिक्स हो जाते हैं, 2 अलग सर्कल नहीं है,
इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, मतलब क्लोज्ड एंड इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। ये यहाँ मिक्स हो गए तो ये कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीजनेटेड है उधर जाएगा? बेटा मैंने जो पढ़ाया है उसको आप समझो एक बार, तो दिमाग में ये सवाल नहीं आएंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड मिक्स हुआ है, तो यहाँ मिक्स वाला जाएगा, यहाँ भी मिक्स वाला जाएगा। अगर यहाँ 5 ऑक्सीजनेटेड है 5 डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड वाला डीऑक्सीजनेटेड है ही है, अभी जो 5 है ये भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 ऑक्सीजनेटेड 5 डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड वाला भी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर यहाँ आके फिर मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ फिल्टर थोड़ी है कि इधर ऑक्सीजनेटेड जाएगा इधर डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। मैंने तो बोला था कि यहाँ ब्लड मिक्स हो जाएगा फिर दोनों तरफ जाएगा। अगर आप बात ध्यान से सुनोगे तो मन में सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अगली चीज, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल है। और आपको पता है कि जब किसी भी एनिमल का बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है तो उसे हम कहते हैं पोइकिलोथर्मल अथवा कोल्ड ब्लडेड। और जिसका कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं वार्म ब्लडेड। आपको बता दें, मछलियां, फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल आर कोल्ड ब्लडेड। चिड़िया, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। समझ गई? ठीक है। फ्रॉग कैसा हुआ? कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल। एक बात और, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम भी यहां पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो आपने क्या देखा कि बॉडी से जितना ब्लड कलेक्ट होगा यहां आएगा, किसके थ्रू आएगा? वेन के थ्रू आएगा। यहां भी वेन के थ्रू आएगा, लेकिन जाएगा कैसे? आर्टरी के थ्रू। ये सब तो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया गया है। ये भी पढ़ाया गया बेटा वहाँ की जो लीवर में ब्लड सप्लाई आती है, बेसिकली वो आती है डाइजेस्टिव कैनाल से, अलग अलग पार्ट से ब्लड इकट्ठा करके सीधे लीवर में आता है। और मैंने कहा था जब एक ऑर्गन का ब्लड हार्ट में जाने के बजाय दूसरे ऑर्गन में चला जाए तो उसे कहते हैं पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम। अब लीवर में जा रहा है तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये भी फ्रॉग में होता है। और इनके बॉडी के पिछले पार्ट का जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड, वो कलेक्ट होकर किडनी में चला जाता है, उसे कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। मैंने बताया था रीनल पोर्टल सिस्टम एम्फीबिया और मछलियों में होता है, मैमल वगैरह में रिड्यूस होता है, बताया था ना, रेप्टाइल में भी होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। 3 सिस्टम हो गया, अब 2 यहाँ और पढ़ना है, एक्सक्रीटिव और रिप्रोडक्टिव, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हमें पढ़ना है सबसे पहला एक्सक्रीटरी। क्या पढ़ना है? एक्सक्रीटरी। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो फ्रॉग है ये यूरियोटेलिक है, अर्थात इसका एक्सक्रीटरी मैटर क्या है? यूरिया है। लेकिन जो इसका लार्वा है वो कैसा है? अमोनोटेलिक। कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? अच्छा, अमोनोटेलिक। कैसा होता है? अमोनोटेलिक। एडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक। इसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। जैसे आप किडनी कहते हो, एग्जामिनर साहब के पास एक सवाल आ जाता है, विच टाइप ऑफ किडनी इज फाउंड इन फ्रॉग? मैंने लिखवा रखा है मीजोनेफ्रिक। हमारी क्या है? मेटानेफ्रिक। हमारी कैसी है? मेटानेफ्रिक। मेढक की कैसी है? मीजोनेफ्रिक।
यहाँ किडनी है, फ्रॉग में भी किडनी होगी। किडनी से यूरेटर निकल के नीचे एक छोटी सी ब्लैडर में आके क्लोएका में खुल जाएगा। मैंने तो कहा नहीं कि ब्लैडर नहीं होता, होता है, वो जाके क्लोएका में खुलता है। कमाल की बात है, जहां सवाल गड़बड़ होता है। अगर आप मेल फ्रॉग की बात करें तो मेल फ्रॉग में यूरिनरी पार्ट, यूरिनरी ट्यूब टेस्टिस के थ्रू पास होती है। आपने कभी पढ़ा आने के पहले घर पे एनसीईआरटी खोला था? नहीं खोला था। यही सवाल बनता है। जब सिलेबस कटा था उसके पहले भी यही सवाल बनता था, जब कट चुका था 1-2 साल तक फिर भी यही सवाल बनता था। उसे कहते बिडर कैनाल, नाम सुना? बिडर कैनाल। चलो हम एक्सक्रीटरी पे फोकस करते हैं, फिर जब रिप्रोडक्टिव में आएंगे फिर बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो गया, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिन ब्लैडर हो गया, फिर आके क्लोएका में खुल जाता है। किडनी एक जोड़ी होती है लाइक ए ह्यूमन, यूरेटर दोनों किडनी से निकल के आएंगे। कहानी पूरी वही है, फिल्ट्रेशन वगैरह वाली जो आपको कराएगी, यहाँ पे है नहीं आपके सिलेबस में, जो कराएगी फिर भी वही है, ठीक है। तो याद रखना है कि फ्रॉग कैसा होता है, मोनोटेलिक, और लार्वा कैसा होता है, यूरियोटेलिक। सॉरी, फ्रॉग क्या होता है, यूरियोटेलिक, लार्वा कैसा होता है, मोनोटेलिक, ठीक है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के। मेल फीमेल अलग अलग हैं, अर्थात फ्रॉग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, नॉट एसेक्सुअल, सेक्सुअल। फीमेल अंडे देती है, क्या देती है, अंडे की। जैसे हमने अंडे वर्ड बोला, एग्जामिनर अंकल ने पूछा कि इनके अंडे किस टाइप के हैं, क्लिडोइक हैं कि नॉन क्लिडोइक हैं। मैंने बताया था क्लिडोइक का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से ढका हुआ, और क्लिडोइक अंडे पाए जाते हैं रेप्टाइल और बर्ड्स में। ये विंटर सीजन चल रहा है, मुर्गी का अंडा आप देखे होंगे, रेडियो पे बिक रहे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, ऊपर देखो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है। आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है? देखा ही नहीं? देखा है, आप लोगों को पता है? देखा है ना। तुम तो फ्रॉग पकड़ के ले जाते। अच्छा ठीक है, फ्रॉग में कैल्शियम कार्बोनेट का शेल नहीं होता, याद रखना है। अब सवाल है फीमेल अंडे कब देगी? आधे बच्चे कहेंगे ब्रीडिंग सीजन, तो रेनी सीजन है तो तब देगी। ऐसे नहीं होता कि उसका मूड हुआ आया अंडे दे के चली गई, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें होता क्या है बेटा, जब फ्रॉग टर टर की आवाज़ लगाता है फीमेल अट्रैक्ट होती है, तो ये फीमेल ये मेल एक साथ ऐसे आ जाते हैं, एक के ऊपर एक, और एक लंबे समय तक पानी में इधर उधर स्पॉनिंग कर रहे होते, घूम रहे होते, यूं यूं, ठीक है, ऐसे घूम रहे होते हैं। इनके बॉडी में जो चेंज आता है, उस चेंज के दौरान आप जस्ट सोचना कि यहाँ फीमेल है, इसका क्लोइकल अपर्चर, यहाँ मेल है, इसका क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्लोइकल अपर्चर, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। अब पानी में, अब ये फीमेल क्या करेगी, यहाँ पे एक म्यूकस जैसा म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर निकालेगी, और इसी में अंडे फंसे होंगे। क्या फंसे होंगे? अंडे। और मेल अब इसी पे गिराएगा स्पर्म, और ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये साथ आने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। अब ये अंडे दे देंगे। अब ये पानी में तैर रहा होगा। अब रेनी सीजन के बाद जो रुके हुए पानी है, गड्ढे, वहाँ देखो पतली सी लेयर सी बनी सी दिखती है, पतली सी, उसमें अंडे होते हैं। अब ये फर्टिलाइज करेंगे अंडों को यहाँ बाहर, बॉडी के बाहर। फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? एक्सटर्नल। कैसा हो गया? बॉडी के भीतर तो नहीं हुआ, मेल फ्रॉग स्पर्म फीमेल की बॉडी में तो नहीं गया, तो कैसा हो गया? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल कहाँ हो रहा है? पानी में। क्या कहेंगे? फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर।
और ये जो म्यूसिलेजिनस हमने बनाया है ना, ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए जगह प्रोवाइड नहीं करता, डिफेंस में भी काम करता है। इसका टेस्ट बड़ा ख़राब होता है इनके प्रेडेटर्स के लिए। अगर कोई एक्वेटिक रेप्टाइल वगैरह इसको खा जाए ना तो थूक बाहर निकाल देते हैं, स्वाद इसका ख़राब होता है। ठीक, बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। अब ये अंडा धीरे 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 डेवलप करेगा और अंडे से एक ऐसे लार्वा निकलेगा जिसका नाम है टैडपोल। क्या है? टैडपोल। क्या है? टैडपोल। ये टैडपोल हर्बीवोरस होता है। कैसा होता है? हर्बीवोरस होता है। अगर हर्बीवोरस है तो इसकी इंटेस्टाइन एडल्ट से लंबी होगी, सही है ना? इसका निके और एडल्ट का निके अलग होगा, हैबिटेट सेम हो सकता है, आपको बताया जा चुका है। अब ये टैडपोल का अपीयरेंस मछली जैसा है, फ्रॉग जैसा नहीं है। अब धीरे धीरे ये चेंज होगा। टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने की जो घटना है दैट इज कॉल्ड एज, अरे भाई आप कैसे पहचान रहे हो? मॉर्फोलॉजी से पहचान रहे हो कि लार्वा है कि एडल्ट है? मतलब इस मॉर्फो को उस मॉर्फो में बनना, ठीक है। लेकिन बाद वाली हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस रिक्वायर्ड आयोडाइज्ड हार्मोन थायरोक्सिन। और आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट थे मिस्टर गुडरनास, उन्होंने तालाब में एक बूंद आयोडीन या थायरोक्सिन का ड्रॉप डाला और देखा जिसमें टैडपोल लार्वा हैं, ये रैपिडली चेंज इनटू एडल्ट, रैपिडली चेंज इनटू एडल्ट। गुडरनास एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बताया था आयोडीन रिक्वायर्ड होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए। दूसरी चीज उन्होंने बताया था, इफ लार्वा अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी विदाउट मेटामॉर्फोसिस दैट इज कॉल्ड एज नियोटिनी। एग्जाम्पल बताया था, अक्सर एक्सोलोटल लार्वा में हो जाता है, एम्बाइलोस्टोमा के एक्सोलोटल लार्वा में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। अब मेटामॉर्फोसिस के बाद ये लार्वा चेंज इनटू एडल्ट। कैसा हो जाएगा? एडल्ट में बदल जाए। टाइम पीरियड इनका बहुत छोटा ही होता है, ध्यान देना। कैसा हो जाएगा? एडल्ट। अब सवाल है कि मैंने कॉकरोच में आपको बताया था कि वहाँ 13 बार चेंज होता है, उसे हमने कहा था पाउरोमेटाबोलस। क्या बोला था? पाउरोमेटाबोलस। यहाँ कितने बार चेंज होता है? यहाँ पर जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो इसकी पूंछ गायब होती है। क्या होती है? पूंछ गायब होती है, इंटेस्टाइन रिड्यूस करती है। यह काम करने में कौन सी ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करती है? लाइसोसोम। कौन करती है? लाइसोसोम। याद रखना इस बात को। अब इसको नोट करा दूंगा मैं आपको।